नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ओवैसी और शिवपाल में गठबंधन हो गया है। 2022 में एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। यूपी का चुनाव साथ मिलकर लड़ने पर सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी में विलय से शिवपाल यादव ने इनकार कर दिया है। आजमगढ़ में शादी समारोह के दौरान ओवैसी और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। यूपी चुनाव को लेकर गठबंधन पर सहमति बन गई है। देखिए, मैं तो शौकत भाई की बेटी की शादी में आया हूँ। हमारी भेंट जरूर हुई है और हम तो पहले भी बोल चुका हूँ, समान विचारधारा के लोग और सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ जितनी भी हैं, हम सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। 22 में क्या परिवारवादी फिर से एक होगा? मैं तो चाहता हूँ परिवार भी हो, पूरा समाजवादी परिवार एक हो और समान विचारधारा के सभी लोग इकट्ठे हों और ज़रूरत भी है समय। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ज़रूरत है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बड़ा संकेत है। अभी तक शिवपाल यादव कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से साइकिल की सवारी करने का एक बार फिर से मौका मिल जाए, लेकिन अब ओवैसी के साथ गठबंधन हो रहा है उनका। देखिए, यकीनन अमित शुक्ला, जिस तरह से जो ये 2022 की विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति देखी जाए तो वो तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी द्वारा अपनी रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो छोटे दल हैं, चाहे वो प्रसपा हो जिसके संरक्षक शिवपाल यादव हैं, या AIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनसे लगातार वो यूपी के उन दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि समान विचारधारा के जो विभिन्न दल हैं, चाहे वो AIM हो, सुबसपा हो या प्रसपा हो, इनको मिलाकर बीजेपी से लड़ा जाए। और इसी कवायद के तहत आज आजमगढ़ जब एक शादी समारोह के बीच पहुंचे हैं, तो वहां पर भी ओवैसी और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। इस दौरान इस बात पर रणनीति बनी है और इस बात पर फैसला हुआ है कि आने वाला 2022 का चुनाव ओवैसी और शिवपाल यादव मिलकर लड़ेंगे और साथ ही साथ जो अन्य छोटे दल हैं उनके साथ भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवपाल यादव पहले ये प्रयास कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर वो समाजवादी पार्टी में से उनकी बात बनती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव का रुख रहा है, उससे ये साफ हो गया है और खुद शिवपाल यादव ने ये साफ किया है कि अब उनकी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हो सकता है। अगर वो चाहे तो गठबंधन के तौर पर लड़ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को यह सलाह भी दी है कि समाजवादी पार्टी को भी ये चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दल हैं उनको साथ लेकर, समान विचारधारा के दलों को साथ लेकर बीजेपी से लड़ना होगा और तभी कुछ सफलता हासिल की जा सकती है। जब तक एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक बीजेपी को हरा पाना मुश्किल है। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। मेरठ में एक बर्थडे पार्टी में डांस के दौरान जमकर असलहे लहराए गए। किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में रिवॉल्वर, तो एक शख्स के हाथ में तलवार लेकर वो नाचता हुआ नजर आया। इन लोगों की दबंगई इतनी थी कि इन्होंने हथियार के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। जिसके बाद नौचंदी थाने की पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के सेंट्रल मार्केट का है, जहाँ एक बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेशन के दौरान ये वीडियो बनाया गया। हालांकि वीडियो घर का है या फिर किसी रेस्टोरेंट में शूट किया गया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस वीडियो के आधार पर इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुट गई है। भदोही में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। दरअसल एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर 9 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। घटना ज्ञानपुर कोतवाली के असनाव इलाके की है, जहां बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और परिजनों ने बच्चे के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को समझाने में जुटे रहे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
लखनऊ में 6 जनवरी को हुए गैंगवॉर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस ने धनंजय को हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया है। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने धनंजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले भी इस केस में पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया था। गैंगवॉर में घायल शूटर का इलाज करने वाले सुल्तानपुर के डॉक्टर AK सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि धनंजय सिंह ने ही उन्हें फोन करके घायल शूटर के इलाज के लिए कहा था। आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक जिन आरोपियों के बयान दर्ज हुए हैं, उन्नाव की 2 लड़कियों की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों की अदालत में पेश किया गया। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बड़ी बात यह है कि पुलिस जांच में दूसरा आरोपी भी बालिग मिला है। विनय और सचिन को जेल भेजा गया है। पुलिस ने कल जानकारी दी थी कि एक तरफा प्यार के चलते ही घटना हुई है। एक आरोपी लड़की को जानता था और उससे प्यार का इजहार किया था। इनकार करने पर आरोपी ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर लड़की को पिला दिया और अनजाने में यही पानी बाकी 2 बच्चियों ने भी पी लिया। 17 फरवरी को बबुरुहा गांव में खेत में 3 लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली थी। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। 2 की मौत हो गई थी जबकि एक का इलाज कानपुर में चल रहा है जिसकी हालत नाजुक है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बोतल और चिप्स के पैकेट जब्त किए हैं। इसकी जांच हुई। घटना के दिन 2 युवकों को खेतों से भागते हुए देखा गया था। इसके बाद उनकी तलाश की गई। सर्विलांस और स्वाट टीमें लगाई गई। एक मुखबिर ने सूचना दी। इसके बाद पाठकपुरा गाँव में आरोपी विनय और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। योगी आदित्यनाथ कल केरल के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी केरल में आयोजित परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। केरल रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि केरल में भी बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि फायरब्रांड हिंदुवादी नेता के तौर पर रही है। ऐसे में पार्टी केरल के चुनाव में उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। यूपी के सीएम योगी का ये केरल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कुछ ही महीनों में केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक यूपी सरकार पर कई वार किए। यहां तक कि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लेकर भी विवादित बयान दे दिया। विकास कार्यों पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिरकार मुख्यमंत्री हैं वो। अखिलेश के सारे आरोपों का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया है। मैं समझता हूँ कि हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कुछ लोग, और उस सत्ता से बाहर हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और इसी कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को बार बार चुनौती देकर और उन पे अनर्गल आरोप लगाने का काम तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तथ्यों के आधार पर आरोप होने चाहिए। एक तरफ जहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह का कार्य भी पूरे जोर शोर से है। मौजूदा समय में 1.5 लाख टोलियां धन संग्रह का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान दिए। मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान करते समय अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने स्वेच्छा से किया है। अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं हो सकता। समय कम था हमारे पास, हमने 11 लाख रुपए का डोनेशन किया है। हमारे सभी समर्थकों ने, हमारे सभी लोग जितने जानने वाले थे और अपनी स्वेच्छा से किया है। ऐसा कोई दबाव नहीं था। और क्योंकि राम भारत का चरित्र है, एक संस्कार है, एक आस्था है सबकी। वही अखिलेश यादव से राम मंदिर को लेकर अपर्णा यादव के दान पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दान देने के लिए वो भी तैयार है, लेकिन वो चंदा शब्द को गलत मानते हैं। मंदिर के लिए दक्षिणा दी जाती है। आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार से लॉकडाउन और सीएए आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की तरह यूपी में भी लंबित पड़े मामलों को भी वापस लेने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन व नए नागरिकता कानून के विरुद्ध आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिए ही सही, किंतु यह फैसला उचित है। इससे निर्दोषों को राहत मिलेगी, साथ साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा।
यूपी में भी इसी प्रकार के लाखों लंबित पड़े मामलों से लोगों को काफी दुखी व परेशान हैं। यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार जरूर करना चाहिए ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल सके।